आवाज नहीं आ रही थी तो अब आवाज आ जाएगी, आ गई होगी आवाज। नमस्कार, सभी का स्वागत है। तो आज का अपना जो टॉपिक है बेटा, भारत के भौतिक प्रदेश, पिछले 2 लेक्चर्स के अंदर अपने सीखे, उसी को मैं आगे लेके चल रहा हूं। तो एक एक सवाल को बड़ी बारीकी से सीखना है, क्योंकि परीक्षा को पास करना है ना। हमारा मकसद क्या है? परीक्षा को पास करना। तो सभी का स्वागत है। नमस्कार, गुड इवनिंग, आवाज आ चुकी है। ईश्वरलाल भील गुड इवनिंग, राजेंद्र कुमार गुड इवनिंग, बबीता गुड इवनिंग, पवन जाट लाइक एंड शेयर जरूर करें भाई। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। राम राम गुरुदेव नमस्कार। शिवराज शर्मा गुड इवनिंग, पवन जाट नमस्कार, जगदीश प्रसाद गुज्जर राम राम, राजस्थान स्टूडेंट्स गुड इवनिंग, सुनील सैनी राम राम, राजेंद्र कुमार, कमलेश मीना, सभी को नमस्कार भाई और सभी का स्वागत। तो आंसर आने शुरू हुए हैं। ईश्वरलाल भील ने इस बार सबसे पहले उत्तर दिया है यहाँ पे सवाल का। डी बता रहे हैं, प्रायद्वीपीय पठार। और देखते हैं आगे जो विद्यार्थी हैं वो क्या अपना आंसर रखते हैं। तो फटाफट बताएं सवालों के जवाब और फटाफट जुड़े भी, क्योंकि कक्षा जो है वो अपनी शुरू हो चुकी है। भारत के भौतिक प्रदेशों को लेकर अपना ये लेक्चर है तीसरा आज। और जिन्होंने अभी तक बेटा वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वो सब्सक्राइब जरूर कर ले, लाइक और शेयर जरूर करें। राम राम जी गुरुजी, राम राम जी। पहला मैं एक है, जगदीश प्रसाद गुज्जर, बबीता डी बता रही हैं, ईश्वरलाल भील डी बता रहे हैं। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। देखो, भारत के मानचित्र में तो आपको भौतिक प्रदेश मैंने पहले भी सिखा रखे और आप सब जानते भी होंगे कि कहाँ पर कौन सा है। जैसे मान लीजिए अपना भारत है, वैसे सामान्य बात है, सभी आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी मेरे कुछ प्यारे विद्यार्थी बोड़े जो हैं उनको पता नहीं है, तो उनके लिए थोड़ी सी मेहनत और करते हैं यहाँ पर। ये अपना भारत, भारत के अंदर अगर आप सबसे उत्तर में आए यहाँ पर, तो ये बेटा सारा का सारा हिमालय पर्वतीय प्रदेश है। ठीक है, उस हिमालय के दक्षिण में अगर आप यहाँ आते हो तो इसको अपन कहते हैं उत्तर का विशाल मैदान। और उस उत्तर के विशाल मैदान के नीचे ये सारा का सारा जो क्षेत्र है वो आपका बनता है प्रायद्वीपीय पठार, जिसकी आकृति होती है त्रिभुजाकार। तो ये सारा का सारा कौन सा भाग है? प्रायद्वीपीय पठार। इस प्रायद्वीपीय पठार के दोनों ओर अगर आप यहां आते हैं, ये वाला एरिया, तो इसको अपन कहते हैं तटीय मैदान। क्या कहेंगे इसको? तटीय मैदान। ठीक है। और द्वीप समूह की बात आती है तो यहां आपके बंगाल की खाड़ी में द्वीप हैं, जिनको अंडमान निकोबार द्वीप के नाम से आप लोग जानते हैं। और यहां अगर केरल के पास की बात करें तो यहां लक्षद्वीप समूह होते हैं, तो ये लक्षद्वीप समूह है और यह है अंडमान निकोबार द्वीप। तो इस प्रकार से भारत के अंदर जो 4 भौतिक प्रदेश है उनकी यहां पर बात हुई। यहां सवाल आपसे पूछ रहा है कि भारत में सबसे बड़ा व प्राचीन जो भौतिक प्रदेश है उसका नाम बताना है। तो बेटा जब भी आपसे सवाल पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा व सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो आपका आंसर होगा प्रायद्वीपीय पठार। लेकिन बेटा ध्यान रखो, जब भी आपसे सवाल पूछा जाए कि भारत का सबसे नवीन भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो उत्तर का विशाल मैदान। ये क्या है? सबसे नवीन भौतिक प्रदेश। तो जब भी आपसे सवाल पूछे कि भारत का सबसे नवीन भौतिक प्रदेश बताओ, तो आपका आंसर होना चाहिए उत्तर का विशाल मैदान। और भारत का सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश बताओ, तब आपका आंसर होना चाहिए प्रायद्वीपीय पठार। इस प्रायद्वीपीय पठार की आकृति होती है त्रिभुजाकार। कैसी आकृति है? त्रिभुजाकार। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, किसकी आकृति? त्रिभुजाकार है। और अगर मैं बात करूं ढाल की, किसकी बात करूं? ढाल, स्लोप की बात करूं, तो इस प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी जो ढाल है वो तो उत्तर दिशा की ओर ही है, क्योंकि इस प्रायद्वीप पठार के उत्तर से यहां से आपकी नदियां निकलती हैं, सोन, दामोदर और आपकी चंबल और पार्वती। और ये नदियां यहां से जब निकलती हैं, काली सिंध, तो ये नदियां उत्तर की ओर जाती हैं। किसकी ओर जाती हैं? उत्तर की ओर। तो प्रायद्वीपीय पठार जो है, इसके उत्तरी भाग का जो ढाल है वो होता है उत्तर दिशा की ओर। ठीक है। और इसके प्रायद्वीपीय पठार के दक्षिणी भाग का जो ढाल है वो होता है पश्चिम से पूर्व की ओर, जहां आपकी नदी है गोदावरी, जहां नदी है आपकी कृष्णा, जहां नदी है कावेरी, जहां नदी है महानदी। तो बेटा ये सारी नदियां
पश्चिम से अपना जल पूर्व की ओर यानी किस में लेकर आती हैं, बंगाल की खाड़ी में लेकर आती हैं। तो प्रायद्वीप पठार के ढाल को लेकर अगर आपसे सवाल पूछ रहा है तो आपको आंसर इस प्रकार से देना है कि प्रायद्वीप पठार के दक्षिणी भाग का ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है और उत्तरी जो प्रायद्वीप पठार है उसका ढाल उत्तर दिशा की ओर है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये आज की कक्षा का हमारा पहला सवाल था जिसका उत्तर है प्रायद्वीपीय पठार। समझ गए होंगे आप यहां तक। और अब मैं बढ़ रहा हूं अगले सवाल की ओर। धर्मराज गुड इवनिंग, नमस्कार। अभी जगदीश प्रसाद गुज्जर, ठीक है, तो लगभग सभी विद्यार्थियों ने इस सवाल का उत्तर डी ही दिया है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद सभी को। देखो बेटा अगला सवाल, सतपुड़ा व सह्याद्री दो पर्वत श्रेणियां हैं। एक का नाम तो क्या है बेटा, सतपुड़ा, और दूसरी का नाम क्या है, सह्याद्री। के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है, यह आपको बताना है कि सतपुड़ा और सह्याद्री दो पर्वत श्रेणियां हैं, इनके मध्य कौन सी नदी जो है वो प्रवाहित होती है। सतपुड़ा व सह्याद्री के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है। सतपुड़ा व सह्याद्री के मध्य कौन सी नदी बहती है। तो जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया वो शेयर जरूर करें भाई। निर्मा गुड इवनिंग सर जी, लेट हो गई, कोई बात नहीं, जुड़ो और पढ़ें भाई। तो क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले यहां आंसर दिया है बबीता ने और आंसर दे रही है ताप्ती। बाकी विद्यार्थी, कृष्ण मनिका, स्वागत है आपका भी। कृष्ण आपने बी उत्तर दिया है, मनु बी बता रही हैं, सुमन बी बता रही है, निर्मा बी बता रही है, राजस्थान स्टूडेंट्स बी बता रहे हैं, अंतराम गुज्जर बी बता रहे हैं, जगदीश प्रसाद गुज्जर भी बता रहे हैं, सोनू कृष्णिया भी बता रही हैं, ईश्वरलाल भील भी बता रहे हैं, ताप्ती गुड इवनिंग सर, नमस्कार मनु जी, राजेंद्र कुमार ताप्ती, धर्मराज भी बता रहे हैं, सुनील भी बता रहे हैं। बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल आपके सवाल का उत्तर बेटा बिल्कुल सही है। यहाँ जो नदी है, अपने सवाल का जो उत्तर है वो क्या, कौन सी नदी होगी, ताप्ती नदी। लेकिन एक चीज मैं आपको और सिखाना चाहता हूं, उसको और आप सीखें, आप ध्यान से समझना, ठीक है, एक एक बात को बारीकी से सीखना। अगर हम उत्तर से दक्षिण की ओर चले प्रायद्वीपीय पठार के अंदर, किस दिशा से, उत्तर से दक्षिण की ओर आते हैं, तो नदी और पर्वत श्रेणी का क्रम पूछता है, नदी और पर्वत श्रेणी का क्रम पूछता है। तो ध्यान से समझो, देखो यहां एक पर्वत श्रेणी है जो आपके गुजरात से रायसीना हिल्स दिल्ली तक जाती है। आप सभी इसका नाम बता सकते हैं, क्या नाम है, अरावली। तो ये तो हो गई बेटा आपकी अरावली पर्वत श्रेणी, ठीक है यहां पर। और अरावली के जैसे ही आप नीचे आओगे तो एक नदी आपको मिलेगी, उस नदी का नाम है चंबल। तो जो इस प्रकार से जा रही है, ये नदी कौन सी है, चंबल। जब आप चंबल के दक्षिण में आओगे तो फिर आपको एक पर्वत श्रेणी मिलेगी और उस पर्वत श्रेणी का नाम है यहां पर विंध्याचल। तो ये जो पर्वत श्रेणी है इसका नाम हो गया विंध्याचल, ठीक है, ध्यान रखना, नाम क्या है, विंध्याचल। जैसे ही आप विंध्याचल के दक्षिण में आओगे आपको बेटा फिर एक नदी मिलेगी और ये जो नदी है इसका नाम है नर्मदा। और जब हम नर्मदा नदी के दक्षिण में आते हैं तो फिर एक पर्वत श्रेणी आती है और उस पर्वत श्रेणी का नाम होता है सतपुड़ा। कौन सी पर्वत श्रेणी है, सतपुड़ा। जब आप सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में आते हो तो फिर आपको एक नदी मिलेगी और उस नदी का नाम होता है बेटा ताप्ती नदी, जो आती है मध्य प्रदेश से। तो ये जो नदी है ये कौन सी नदी हो जाएगी आपकी, ताप्ती नदी। जब आप ताप्ती नदी के दक्षिण में चलोगे तो बेटा आपको एक पर्वत श्रेणी मिलेगी यहां पर जिसका नाम है सह्याद्री, महाराष्ट्र राज्य में। कौन सी पर्वत श्रेणी है, सह्याद्री, जो स्थित है आपके महाराष्ट्र राज्य के अंदर। अब देखो बेटा परीक्षा में यहां से सवाल पूछने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत ही सारे। आपको चाहे जैसे सवाल पूछ सकता है। कैसे, उसने पूछ लिया सवाल कि भाई ताप्ती और जो नदी है, ताप्ती नदी जो है ये कौन सी दो पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है, तो आंसर होगा सतपुड़ा और सह्याद्री। जैसे अपने सवाल में है कि सतपुड़ा व सह्याद्री के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो आंसर आप लोगों ने बता दिया ताप्ती, बहुत बढ़िया। अगर सवाल पूछे कि ताप्ती के दक्षिण में कौन सी पर्वत श्रेणी, सह्याद्री। सह्याद्री के उत्तर में कौन सी नदी बहती है, ताप्ती। ताप्ती के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रेणी है, सतपुड़ा। सतपुड़ा के उत्तर में कौन सी नदी बहती है, नर्मदा। या सवाल पूछे कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो है वो कौन सी दो नदियों के बीच में है, तो नर्मदा और ताप्ती के बीच में होगा, ठीक है। ऐसे चाहे जितने सवाल यहां से परीक्षा के अंदर बनाए जा सकते हैं और आपको इन सवालों को याद रखना है।
तो क्रम में सबसे पहले नाम आएगा आपके लिए अरावली का। अरावली से नीचे आए तो नदी है चंबल, चंबल से नीचे आए तो पर्वत श्रेणी है विंध्याचल, और विंध्याचल से नीचे आओगे तो फिर आपको नदी मिलेगी नर्मदा, और नर्मदा से नीचे आए तो पर्वत श्रेणी है सतपुड़ा, सतपुड़ा से नीचे आए तो नदी है ताप्ती, और ताप्ती के नीचे आए तो पर्वत श्रेणी है सह्याद्री। समझ गए होंगे आप, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो इस क्रम को बेटा आप लोगों को ध्यान में रखना है, और यहां अपने सवाल का जो उत्तर है वो क्या होगा, ताप्ती नदी आंसर है। ठीक है, बाकी आपने ये से देखा ही होगा और इस क्रम को आप सीख ही गए होंगे। आगे बढ़ता हूं, एक सवाल पूछ लेता है यहीं से। सवाल समझो, क्या सवाल पूछता है। देखो बेटा, ये जो स्थान है इसको कहते हैं पूर्वी घाट, पूर्वी घाट बोलते हैं, और इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी। इस पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ने वाली एक पर्वत श्रेणी होती है जो पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से जोड़ती है। बेटा इस पर्वत श्रेणी का नाम होता है नीलगिरी। क्या नाम है, नीलगिरी। तो एक सवाल आपसे पूछे कि भाई पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से जोड़ने वाली जो पहाड़ियां होती हैं उनको क्या कहा जाता है, तो बेटा उनको नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसी नीलगिरी में एक पर्वत है बेटा, उस पर्वत का नाम है दोदा बेटा, दोदा बेटा, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर, और ये आपके दक्षिण भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत होता है दोदा बेटा। दक्षिण भारत का क्या है, दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत। ऊंचाई कितनी है, 2637 मीटर। आपको इसकी ऊंचाई जो है उसको याद रखना है। दोदा बेटा कौन सी पर्वत श्रेणी में है, नीलगिरी पर्वत श्रेणी में। कौन सी में है, नीलगिरी पर्वत श्रेणी में, और दक्षिण भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत होता है जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। इसी नीलगिरी पर्वत श्रेणी में एक पर्यटक स्थल है, एक पर्यटक स्थल है, और उस पर्यटक स्थल का नाम होता है ऊटी। क्या नाम होता है, ऊटी। तो आपसे पूछा जाए सवाल कि पर्यटक स्थल ऊटी किन पहाड़ियों में स्थित है, तो आपका आंसर होगा नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। तो बेटा इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो बेटा अपन आगे चलते हैं और एक नई बात आपको सिखाते हैं। यहां एक पर्वत श्रेणी है, ठीक है, ये पर्वत श्रेणी है जो आपके पश्चिमी घाट से लगी हुई है। बेटा इस पर्वत श्रेणी का नाम है अन्नामलाई। क्या नाम है, अन्नामलाई की पहाड़ियां, अन्नामलाई पहाड़ियां। बेटा इन अन्नामलाई की पहाड़ियों में एक पर्वत होता है, और बेटा उस पर्वत का नाम है अनाईमुड़ी। क्या नाम है, अनाईमुड़ी। ठीक है, तो अन्नामलाई की पहाड़ियों में पर्वत है अनाईमुड़ी, और अनाईमुड़ी की ऊंचाई है 2695 मीटर। कितने मीटर है, 2695 मीटर ऊंचाई है अनाईमुड़ी की, और अनाईमुड़ी जो है वो स्थित है अन्नामलाई की पहाड़ियों में। बेटा इस अनाईमुड़ी को लेकर आपसे सवाल पूछता है। पहला सवाल पूछेगा कि दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत। पहला सवाल क्या हुआ, दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत बताओ, तो आंसर आपका होना चाहिए अनाईमुड़ी। दूसरा सवाल आपसे पूछे कि पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा पर्वत बताओ, तो भी आपका आंसर होना चाहिए अनाईमुड़ी। दो सवाल आपको बताए, एक तो पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा पर्वत, और एक जो आपके दक्षिण भारत है उसका सबसे ऊंचा पर्वत। तो बेटा दोनों का आंसर होगा क्या भाई, अनाईमुड़ी। और जो अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं उनका भी सबसे ऊंचा पर्वत होता है अनाईमुड़ी, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। जबकि दक्षिण भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत होता है दोदा बेटा, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। और इसी अन्नामलाई की पहाड़ियों में एक पर्यटक स्थल होता है जिसका नाम है ऊटी। तो इतनी बात आप यहां पर सीख गए होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। आराम से स्क्रीनशॉट आप इसका यहां से ले सकते हैं, और इन सबको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं बेटा अगले सवाल की ओर। ठीक है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद सभी को, बहुत बढ़िया। ठीक है, मनु जी कह रहे हैं कि सर मुझे कंफ्यूजन है कि पश्चिमी घाट को भी सह्याद्री बोलते हैं क्या। बिल्कुल बोलते हैं मनु जी, पश्चिमी घाट को सह्याद्री। आपका जो सह्याद्री है इसको लेकर एक सवाल मैं आपको आगे सिखाऊंगा। एक होता है उत्तरी सह्याद्री और एक होता है दक्षिणी सह्याद्री। ये सवाल मैंने आपके लिए रखा है, इन्हीं सवालों के अंदर आएगा आगे, वहां मैं सह्याद्री की आपसे बात भी करूंगा।
और पश्चिमी घाट जो पर्वत श्रेणी है इसको महाराष्ट्र राज्य के अंदर सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। मतलब पश्चिमी घाट की वे पहाड़ियां जो आपके महाराष्ट्र राज्य में होती हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको सह्याद्री कहते हैं। और कौन सी सह्याद्री? उत्तरी सह्याद्री। दक्षिणी सह्याद्री कहा जाता है जो कर्नाटक के अंदर फैली हुई है पहाड़ियां पश्चिमी घाट की, उनको दक्षिण सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा उत्तरी सह्याद्री को दक्षिणी सह्याद्री से अलग करती है, जो आपके गोवा राज्य से गुजरती है। कितने डिग्री अक्षांश रेखा? 16 डिग्री अक्षांश रेखा उत्तरी सह्याद्री को दक्षिणी सह्याद्री से अलग करती है, जो स्थित है अपने गोवा राज्य के अंदर। देखिए बेटा, अगला सवाल देखते हैं। सवाल देखो, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी का विस्तार केवल एक ही राज्य में है? यह बढ़िया सवाल है भाई, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर सवाल। महेश साईं नमस्कार भाई। कालसुबाई सह्याद्री की है सर, बिल्कुल ईश्वरलाल भील। कालसुबाई 1646 मीटर इसकी ऊंचाई है और यह आपकी सह्याद्री का सबसे ऊंचा पर्वत है। मैं एक एक पर्वत की बात करूंगा कि इसका सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। आ जाओ यहां पर, और आपके सामने सवाल है कि भारत की, कहां की? भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी का विस्तार केवल मात्र एक ही राज्य में है? मतलब उस पर्वत श्रेणी का विस्तार उस राज्य से बाहर नहीं है। ऐसी पर्वत श्रेणी का नाम आपको यहां पर ढूंढ के बताना है, कौन सी है। तो ऑप्शन आप लोगों के सामने है। महेश साई नमस्कार, सुलाल जी भील जी। तो आंसर आने शुरू हुए, डी बता रहे हैं। बबीता डी बता रही हैं सह्याद्री, और राजस्थान स्टूडेंट्स डी बता रहे हैं। सुमन डी बता रही हैं। जगदीश प्रसाद गुज्जर सी बता रहे हैं। अंतराम गुज्जर डी बता रहे हैं। सूरज बी बता रहे हैं। सुनील सैनी डी बता रहे हैं। महेश साई बी बता रही हैं। मनु बी बता रही हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो यहां बात करते हैं, अगर मैं अरावली की बात करूं तो आप सब लोगों को पता ही है कहां पर है अरावली। अरावली का जो विस्तार है आपके गुजरात से शुरू होता है, गुजरात के बाद राजस्थान में आ जाती है, राजस्थान के बाद हरियाणा में है, और हरियाणा के बाद ये आपके दिल्ली की जो रायसीना हिल्स है जिन पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, उनके अंदर इस अरावली पर्वत श्रेणी का क्या होता है भाई? विस्तार होता है। बहुत बार अपन ने अरावली के अंदर राजस्थान का जो भूगोल है वहां मैंने आपको इसको आराम से बढ़िया तरीके से सिखाया है। ठीक है, इसको राजस्थान की महान जल विभाजक रेखा भी कहते हैं। अरावली की अगर अपन कुल लंबाई की बात करें तो 695 किलोमीटर होती है, और राजस्थान में इसकी लंबाई 330 किलोमीटर है। 692 किलोमीटर, और राजस्थान में इसकी लंबाई है 550 किलोमीटर। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे किसको लेकर? अरावली को लेकर। यानी अरावली की टोटल लंबाई का 80% आपके कौन से राज्य में होता है? राजस्थान में होता है। ठीक है भाई, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और यहां अपन बात करें अजंता को लेकर, तो अजंता पर्वत श्रेणी का विस्तार केवल और केवल कौन से राज्य में है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के अलावा अन्य किसी राज्य के अंदर अजंता पर्वत श्रेणी का विस्तार नहीं है। तो यहां जो सवाल है कि केवल मात्र एक ही राज्य में, देखो अरावली कई राज्यों में है, ऐसे ही सतपुड़ा आपके मध्य प्रदेश और गुजरात के अंदर होती है, सह्याद्री जो महाराष्ट्र, कर्नाटक इन राज्यों के अंदर फैली हुई है, गोवा के अंदर फैली हुई है। तो बेटा ये तो ऐसी पर्वत श्रेणी है जिनका विस्तार एक से दूसरे राज्य तक के अंदर है, लेकिन यहां एक ही पर्वत श्रेणी जिसका विस्तार एक ही राज्य की सीमाओं में है, उस राज्य से बाहर उस पर्वत श्रेणी का कोई भाग नहीं है, तो उसका नाम यहां पर है सह्याद्री, अजंता, और यही अपने इस सवाल का भी उत्तर है। बाकी सतपुड़ा और सह्याद्री की अगर बात करें तो बात समझो। सतपुड़ा की अगर मैं बात करूं तो इसका सबसे ऊंचा पर्वत, जैसे अरावली का सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो गुरु शिखर होता है, आप सब लोग जानते ही हैं, गुरु शिखर। ठीक है, जिसकी ऊंचाई 1722 या 1727 मीटर, आपने बहुत बार पढ़ी होगी, याद भी होगा आपको आराम से। अरावली का जो गुरु शिखर है उसको कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर कहा है। गुरु शिखर को ही गुरु दत्तात्रेय की तपोस्थली भी कहा जाता है, आप सब जानते ही होंगे, सामान्य बात है। सतपुड़ा का जो सबसे ऊंचा पर्वत है उसका नाम है धूपगढ़, धूपगढ़। ठीक है, तो यह सतपुड़ा का सबसे ऊंचा पर्वत है जिसकी ऊंचाई 1450 मीटर या 1350, आप इसको याद रख सकते हैं। तो धूपगढ़ जो है यह आपकी ऊंचाई होगी इसकी 1350 मीटर, तो ये आप ध्यान में रखो। और अगर मैं बात करूं सह्याद्री की, तो बेटा सह्याद्री जो है इसका सबसे ऊंचा पर्वत है कालसुबाई, कालसुबाई, और कालसुबाई की जो ऊंचाई है वो होती है 1646 मीटर,
1646 मीटर, और स्थित है कहां पर? आपके महाराष्ट्र राज्य के अंदर। ठीक है, तो ये बाकी पर्वत श्रेणियां थी। और यहां आपके सवाल का जो उत्तर है कि एक ही पर्वत श्रेणी जिसका विस्तार एक ही राज्य में है, तो वो जो आंसर है वो क्या है? अजंता। ये अपने सवाल का उत्तर है यहां पर। तो काफी विद्यार्थियों ने उत्तर दिया भी होगा बी। तो जिन्होंने बी बताया बहुत बढ़िया। तो काफी बच्चों ने यहां बी उत्तर दिया था, बहुत बढ़िया, धन्यवाद सभी को। ईश्वरलाल भील बी बता रहे हैं, शिवराज महाराष्ट्र, सचिन जाट बी बता रहे हैं, राजेंद्र, सुमन जाट बी बता रही हैं, बहुत बढ़िया। धर्मराज डी, ईश्वरलाल भील 550, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। राहुल राजपूत नमस्कार भाई, स्वागत है आपका। केजी चौधरी नमस्कार, स्वागत है आपका। बढ़ते हैं बेटा आगे। जुगल अंकल यही है क्या? तो जुगल अंकल यहां नहीं है, चले गए हैं। देखें आगे अगले सवाल की बात करता हूं। तो ये सवाल आप लोगों ने सीखा बेटा, जो सबसे ऊंचे पर्वत है इनके, उनको आपको जरूर ध्यान में रखना है। जैसे अरावली का सबसे ऊंचा पर्वत है गुरु शिखर, और सतपुड़ा का सबसे ऊंचा पर्वत है धूपगढ़, सह्याद्री का सबसे ऊंचा पर्वत है कालसुबाई। इनको बेटा जरूर आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की ओर। देखें अगला सवाल, निम्न में सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ पर्वत श्रेणी का नाम है और सामने उसका सबसे ऊंचा पर्वत है, और अब है सवाल धांसू। इसको बताओ उत्तर क्या होगा? विंध्याचल के सामने लिखा है पारसनाथ, नीलगिरी के सामने लिखा है दोदा बेटा, अन्नामलाई के सामने लिखा है अनाई मुड़ी। बताएं उत्तर क्या होगा? राम राम गुरु सूरज नमस्कार भाई, स्वागत है आपका। तो बेटा अभी तक जिन्होंने इसको शेयर नहीं किया वो शेयर जरूर करें यार। तो लगभग सभी विद्यार्थियों ने सवाल का उत्तर भी बताया था पिछले सवाल का, बहुत बढ़िया। तो नया सवाल आप लोगों के सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में धर्मराज बी बता रहे हैं, सचिन जाट सी बता रहे हैं, मनु बी बता रही हैं, सुमन वर्मा बी, सोनू कृष्णिया बी बता रही हैं, और राजस्थान स्टूडेंट्स भी बता रहे हैं, बबीता भी बता रही हैं, शिवलाल भील भी बता रहे हैं, शिवराज भी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो कोई एक आधा विद्यार्थी है जिसने इसका उत्तर सी बताया, बाकी लगभग विद्यार्थियों ने भी बताया, बहुत बढ़िया भाई। तो बिल्कुल यहाँ अपने सवाल का जो उत्तर है विंध्याचल, आपको भी बताया भी था थोड़ी देर पहले, इसको याद रखो कि विंध्याचल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन नहीं है? पारसनाथ नहीं है। तो पारसनाथ की जगह किसका नाम आना चाहिए था? पारसनाथ की जगह नाम आना चाहिए था सद्भावना। क्या नाम आना चाहिए था? सद्भावना। ठीक है, तो सद्भावना जो है वो आपके विंध्याचल का सबसे ऊंचा पर्वत है, जबकि सतपुड़ा का सबसे ऊंचा पर्वत है धूपगढ़, ये सही है। और नीलगिरी का सबसे ऊंचा पर्वत है दोदा बेटा, ये भी बिल्कुल सही है। और अन्नामलाई का सबसे ऊंचा पर्वत है अनाईमुड़ी, ये भी बिल्कुल सही है। तो बाकी तीनों सही है, लेकिन आपका विंध्याचल का सबसे ऊंचा पर्वत है पारसनाथ, ये गलत है। इसकी जगह पारसनाथ की जगह किसका नाम आना चाहिए था? सद्भावना। तो बता सकते हो मेरे को कि पारसनाथ किसका सबसे ऊंचा पर्वत है? कमेंट्स करके बताओ, पारसनाथ किसका सबसे ऊंचा पर्वत है? सद्भावना, ठीक है, समझ गया मैं, बहुत बढ़िया। इसका भी बी है सर, बिल्कुल। तो लगभग विद्यार्थी सभी विद्यार्थियों ने यहां उत्तर बी ही बताया, बहुत बढ़िया भाई, सभी को धन्यवाद। अच्छी तैयारी का आप लोग परिचय दे रहे हैं। इसका नाम बहुत अच्छा है, सद्भावना, बिल्कुल। तो देखें अगला, आप बताएं, मैंने आपसे एक सवाल पूछा है कि पारसनाथ किसका सबसे ऊंचा पर्वत है? कौन बताएगा? देखें, ठीक है, मैं इस सवाल को छोड़ रहा हूं यहां, और आप कमेंट्स करके देखें, देखता हूं कितने बच्चे बता पाते हैं। पारसनाथ किसका सबसे ऊंचा पर्वत है? सवाल को छोड़ रहा हूं, अगले सवाल के अंदर इसका आंसर दूंगा, इतने आप टाइप करके बता सकते हैं, और नहीं बताएंगे तो मेरे को तो बताना ही है। देखो अगला सवाल, तो यहां अपना आंसर जो होना चाहिए वो क्या होगा भाई? सवाल का आंसर होगा बी। बी ऑप्शन यहां पर सुमेलित नहीं है। देखें अगला सवाल, निम्न में कौन सा पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचा शिखर है? बहुत बढ़िया सवाल। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा पर्वत पूछा है। जुगल गोदारा, प्रणाम गुरुजी डीडवाना से भाई। जुगल, स्वागत है आपका। डीडवाना की धरती से आप हमारे साथ जुड़े हैं, धन्यवाद और स्वागत आपका ज्ञान की इट्स पाठशाला में।
तो सभी विद्यार्थी लगभग कुछ सोच रहे हैं अभी कि इसका उत्तर, सर ने हमसे एक सवाल पूछ लिया है, उसका उत्तर हमें बताना है, तो कुछ सोच रहे हैं, सोचो। तो उत्तर आने शुरू हुए। सूरज बता रहे हैं बी, सुमन बी बता रही है, सोलाल भील बी बता रहे हैं, बबीता, महेश साई बी बता रहे हैं, शिवराज बी बता रहे हैं बी। बहुत बढ़िया। देखो ये है आपका पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, ठीक है। तो इस पूर्वी घाट का जो सबसे ऊंचा पर्वत है, यहां पर आपके एक पर्वत है जो पूर्वी घाट पर स्थित है बेटा, इसका नाम है महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी, और इसकी ऊंचाई है 1501 मीटर। जो मैं ऊंचाई लिख रहा हूं वो ऊंचाई आपको 100% याद रहनी चाहिए। क्या रहनी चाहिए? 100% याद रहनी चाहिए। तो इनकी ऊंचाई पूछ लेता है, तो आपसे सवाल पूछे कि पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा पर्वत बताओ, तो बेटा उसका आंसर होगा महेंद्रगिरी, और महेंद्रगिरी की ऊंचाई कितनी है? 1501 मीटर। अगर अपने से पश्चिमी घाट की बात करें, कौन से घाट की बात करें? पश्चिमी घाट की, कि पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा पर्वत बताओ, तो पश्चिमी घाट का जो सबसे ऊंचा पर्वत होता है वो होता है आपका कौन सा? अनाई मुड़ी, बता कर आया हूं अभी, है ना, अनाई मुड़ी, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। कितने मीटर है? 2695 मीटर, जो स्थित है आपके कौन से राज्य में? केरल राज्य में, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों के बारे में याद रखना है। बाकी जो ऑप्शन है यहां पर उसकी ओर बात कर लेता हूं। सेवराय की जो पहाड़ियां हैं, सेवराय पहाड़ियां स्थित हैं आपके तमिलनाडु राज्य में। तो इनको भी कई बार सीधा परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि सेवराय की पहाड़ियां भारत के कौन से राज्य में है? तमिलनाडु के अंदर। सेवराय की पहाड़ियां, नल्ला मलाई की पहाड़ियां, ठीक है, ये पहाड़ियां जो है पालनी की पहाड़ियां, ये आपके तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत आती हैं। और महेंद्रगिरी की बात अपनी हो ही गई यहां, तो ये तो अपने सवाल का आंसर है ही, महेंद्रगिरी, ठीक है, ऑप्शन बी तो अपना आंसर है सवाल का। दोदा बेटा की बात अपनी अभी थोड़ी देर पहले की थी कि दोदा बेटा जो है वो नीलगिरी में स्थित है। कौन सी पर्वत श्रेणी में? नीलगिरी के अंदर स्थित है, और दक्षिण भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत होता है नीलगिरी के अंदर, और इसकी जो ऊंचाई है वो होती है 2637 मीटर। ये अपन ने बात की थी। गिरनार, ये बढ़िया सवाल है भाई, गिरनार बताओ। इस पिछले सवाल में तो मैंने आपके सामने एक सवाल रखा था, वो सवाल था कि पारसनाथ किसका सबसे ऊंचा पर्वत है, उसका उत्तर तो मैं यहां बता रहा हूं, और नया सवाल आपके लिए खड़ा कर रहा हूं, गिरनार कहां का सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है। तो जो आंसर आपको पिछले सवाल में पूछा था उसका उत्तर लिख रहा हूं, पारसनाथ, पारसनाथ छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंचा पर्वत, का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो मिल गया पिछले सवाल का उत्तर तो, और जिन्होंने आंसर दिया उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं दिया उसको सीखने की जरूरत। तो पारसनाथ छोटा नागपुर पठार झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और अब मैंने आपके लिए एक सवाल खड़ा कर दिया यहां पर, गिरनार कि कहां का या किसका सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है, बताएंगे आप लोग किसका सबसे ऊंचा पर्वत है। गिरनार कहां का सबसे ऊंचा पर्वत है ये आपको बताना है। तो गिरनार गुजरात में है। बहुत बढ़िया भाई, ये आंसर दे दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ऊंचाई की भी कुछ ट्रिक हो तो अच्छा हो जाए। तो ऊंचाई तो आपको याद करनी ही पड़ेगी, ठीक है। सर मैं रनिंग करने जा रहा हूं, फिर भी आपकी क्लास देख रहा हूं। धन्यवाद जुगल आपको। गिरनार गुजरात, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। गिरनार जो है वो कहां पर है, तो इसकी बात कर लेते हैं। गिरनार, गिरनार है अपने गुजरात के अंदर। कहां पर है? गुजरात के अंदर। और इसकी ऊंचाई है 1137 मीटर, या 1117, याद रख लेना इसको, 1117, ठीक है, ऊंचाई है किसकी? गिरनार की। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये कहां पर है? गुजरात के अंदर। और गिरनार जो है वो कच्छ प्रायद्वीप, कच्छ प्रायद्वीप का सर्वोच्च पर्वत, का सर्वोच्च पर्वत होता है। कौन होता है? गिरनार। कहां का सबसे ऊंचा पर्वत है? कच्छ के प्रायद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो बेटा याद रखोगे इसको आप, ठीक है। आगे बढ़ता हूं अगले सवाल की ओर। तो यहां अपने सवाल का उत्तर जो है वो है आपका महेंद्रगिरी। सवाल था कि निम्न में से कौन सा पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा पर्वत है? महेंद्रगिरी, जिसकी ऊंचाई भी मैं आपको बता चुका हूं, 1501 मीटर इसकी ऊंचाई होती है, ठीक है। देखो अगला सवाल क्या है। साइलेंट वैली यानी शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? ये साइलेंट वैली बहुत ही बढ़िया सवाल है भाई।
साइलेंट वैली या शांत घाटी? सचिन जाट बोल रहे हैं सर मैं क्रिकेट खेल रहा हूं और आपके चक्कर में आउट हो गया। भाई आउट मत हो, तू और खेल दोबारा। सुमन वर्मा 1117 मीटर गिरनार, बहुत बढ़िया भाई, गुजरात, धन्यवाद, बहुत बढ़िया। तो देखो विद्यार्थी तो ऐसे हैं जो खेलते हुए दौड़ते हुए क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई। तो देखो अगला सवाल आप लोगों के सामने आ चुका है। सवाल है अपना क्या कि साइलेंट वैली यानी शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? इसका उत्तर आपको बताना है। यह है अपना भारत और इसके अंदर अपन कुछ नई चीज सीखेंगे। अब साइलेंट वैली यहां पर है आपके केरल में, ठीक है, यह है साइलेंट वैली, यहां पर मैं लिख देता हूं नाम भी, साइलेंट वैली। और आपसे सवाल पूछा है शांत घाटी इसको बोलेंगे, तो साइलेंट वैली कौन सी पहाड़ियों में है? इतने मैं साइलेंट वैली के और जो सवाल है उस पर बात कर लेता हूं। साइलेंट वैली जो है वो भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला राष्ट्रीय उद्यान है। अगर आपसे सवाल पूछे कि भाई भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला राष्ट्रीय उद्यान बताओ कौन सा है, तो आपका जो उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए साइलेंट वैली जो है वो भारत के अंदर सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, ये बात ध्यान रखोगे। साइलेंट वैली कौन से राज्य में है? साइलेंट वैली केरल राज्य में है। कौन से राज्य में है? केरल में। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और पहाड़ियों के नाम आपसे पूछे गए थे, तो बहुत सारे बच्चों ने, जैसे सुमन जाट भी बता रही हैं, सचिन भी बता रहे हैं, सुमन वर्मा भी बता रही हैं, सूरज भी बता रहे हैं, अंतराम गुज्जर भी बता रहे हैं, सोनू कृष्णिया डी बता रही हैं, धर्मराज डी बता रहे हैं, निर्मा डी बता रही हैं, और बबीता आंध्र प्रदेश, केरल में नीलगिरी, जुगल गोदारा। तो लगभग किसी भी विद्यार्थी ने यहां पर उत्तर जो है वो सही नहीं दिया है। इस सवाल का उत्तर है नल्ला मलाई। कौन सी पहाड़ियां हैं? नल्ला मलाई पहाड़ियां। नल्ला मलाई पहाड़ियां केरल और तमिलनाडु राज्य दोनों के अंदर फैली हुई हैं, और उन नल्ला मलाई पहाड़ियों के अंदर स्थित है आपका साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। तो साइलेंट वैली जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपके कहां पर है? नल्ला मलाई जो पहाड़ियां हैं वहां पर है। ठीक है बेटा, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। आज के बाद अगर ये सवाल आपसे कभी भी परीक्षा के अंदर पूछ लिया जाए तो आपको उसका उत्तर आना चाहिए कि साइलेंट वैली जो भारत के अंदर सर्वाधिक जैव विविधता वाला राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सी पहाड़ियों में है, कौन से राज्य में है? तो राज्य तो है केरल और पहाड़ियां हैं नल्ला मलाई। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगर मैं आपसे सवाल पूछ लूं कि भारत में सबसे बड़ा जैव विविधता क्षेत्र कौन सा है, देखो ये तो सबसे बड़ा क्या है? सर्वाधिक जैव विविधता वाला राष्ट्रीय उद्यान है, सर्वाधिक जैव विविधता वाला राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, साइलेंट वैली। लेकिन अगर सवाल हो कि सबसे ज्यादा जैव विविधता या जैव विविधता की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो बताओ कौन सा है, तो देखो जहां मैंने मार्क किया है ये सारा का सारा, ये बेटा क्या नाम है इसका? इसका नाम है पश्चिमी घाट। क्या नाम है? पश्चिमी घाट। तो देखो ये सारा का सारा यहां पर यह है पश्चिमी घाट। कौन सा घाट है? पश्चिमी घाट। और इस पश्चिमी घाट को लेकर आपको क्या बात याद रखनी है? यह बात याद रखनी है कि सबसे बड़ा जैव विविधता क्षेत्र है, सबसे बड़ा जैव विविधता क्षेत्र है। तो देखो यहां जैव विविधता को लेकर दो तरीके के सवाल आपके लोगों के सामने आए हैं। एक तो भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र पूछे आपसे, तो सबसे बड़ा जैव विविधता क्षेत्र पूछे, तब तो आपको आंसर देना है क्या भाई? जो पश्चिमी घाट, इसका आंसर होगा। और अगर आपसे सवाल पूछ रहा है कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला राष्ट्रीय उद्यान बताओ, तो बेटा वहां पर आपको आंसर करना है साइलेंट वैली जो स्थित है केरल में नल्ला मलाई पहाड़ियों के अंदर, याद रखेंगे। ठीक है, तो बाकी अपन बात करते हैं अगले सवाल के ऊपर। सेवराय की पहाड़ियां आपको बता चुका हूं तमिलनाडु में है। नीलगिरी की पहाड़ियां पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से जोड़ती हैं, ये अपन पढ़ चुके हैं। कार्डामम हिल्स जो है वो भारत की दक्षिणतम पहाड़ियां होती हैं, इनके दक्षिण में होती है नागरकोयल पहाड़ियां।
वैसे कार्डामम हिल्स जो है वो भारत की दक्षिणतम पहाड़ियां मानी जाती हैं। इन पर इलायची की खेती होती है, इस कारण इसको इलायची की पहाड़ियां भी कहते हैं। इलायची की पहाड़ियां के नाम से भी इनको जाना जाता है। कौन सी पहाड़ियों को? कार्डामम हिल्स को। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे कि किन पहाड़ियों को इलायची की पहाड़ियां कहते हैं। कार्डामम हिल्स को इलायची की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। तो बेटा यहां अपना ये एक सवाल था 6 नंबर, और अब अपन चलते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। देखें, दक्कन के पठार, दक्कन के पठार की बात हो रही है भाई। पठार आप सब लोग जानते होंगे। पठार होता है कि वे स्थान जो पर्वतों से नीचे और मैदान से क्या होते हैं ऊपर, तथा ऊपर से क्या होते हैं समतल होते हैं, उसको पठार कहते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार, भारत का सबसे ऊंचा पठार है लद्दाख, और भारत का सबसे बड़ा या विस्तृत पठार होता है जिसका नाम आपके सामने है दक्कन। तो इसकी विशेषता क्या है? भारत का सबसे बड़ा पठार, सबसे बड़ा पठार जिसका निर्माण दरारी उद्गार से हुआ। दरारी उद्गार, ज्वालामुखी क्रिया होती है दरारी उद्गार, दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी से, ज्वालामुखी से क्या हुआ? इसका निर्माण हुआ। ठीक है, तो इसका निर्माण जो है वो हुआ है दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी से। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी से किसका निर्माण हुआ है? आपके दक्कन के पठार का निर्माण हुआ, याद रखो। लेकिन कौन से काल में हुआ, बस ये सवाल इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कितने विद्यार्थी सही उत्तर दे पाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 7, और बहुत से विद्यार्थियों ने सही उत्तर भी इसका दिया होगा। महेंद्रगिरी आंध्र प्रदेश में है ना? बिल्कुल सूरज साहब, टी पी लो। आप पिए? सचिन, मैं पी लूंगा। धन्यवाद पूछने के लिए। सोनी राहुल बता रहे हैं इसका आंसर बी। धर्मराज भी बता रहे हैं, सोनू कृष्णिया भी बता रही हैं, बबीता डी बता रही हैं, ईश्वरलाल भील भी बता रहे हैं, सचिन जाट भी बता रहे हैं, सुनील डी बता रहे हैं, सचिन भी बता रहे हैं, और जुगल गोदारा नेट को नहीं चल रहा, सुमन जाट भी बता रही हैं, राजस्थान स्टूडेंट्स डी बता रहे हैं, निर्मा डी बता रही हैं, और सुमन डी बता रही हैं, सुनील सैनी डी को बता रहे हैं क्या? 100% सही है सर, बहुत बढ़िया भाई। तो बिल्कुल आपके इस सवाल का जो उत्तर है वो क्या है? क्रिटेशियस काल। तो जो दक्कन का पठार है आपका, उस दक्कन पठार का निर्माण जो है वो दरारी उद्गार से कौन से काल में हुआ? क्रिटेशियस काल में। क्रिटेशियस काल के अंदर इसका निर्माण होता है भाई। और जब क्रिटेशियस काल के अंदर इसका निर्माण होता है, यहां दरारी उद्गार से मतलब लावा निकलेगा बाहर, तो लावा का जमाव, लावा का जमाव यहां पर हुआ, और उस लावा के जमाव से बैसाल्ट चट्टानों का निर्माण हुआ। बैसाल्ट चट्टानों का निर्माण हुआ। तो ये बात बेटा ध्यान रखना कि आपके दक्कन के पठार पर कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? बैसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं। और बेटा जब ये बैसाल्ट चट्टानें टूटती हैं या इनका जब विखंडन होता है तो काली मिट्टी का निर्माण होता है। कौन सी मिट्टी का? काली मिट्टी का निर्माण होगा। और इसीलिए दक्कन के पठार की मुख्य मिट्टी कौन सी है? सवाल आता है तो वहां आपको आंसर करना है कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। तो काली मिट्टी का निर्माण किससे हुआ? बैसाल्ट चट्टानों के टूटने से। बैसाल्ट चट्टानें कहां से आई? क्रिटेशियस काल में लावा के जमा होने से, दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी का उद्गार होने से लावा निकला, और उस लावा के जमने से यहां बैसाल्ट चट्टानें बनी, और उन बैसाल्ट चट्टानों के टूटने से काली मिट्टी का निर्माण हुआ। दक्कन के पठार का सर्वाधिक विस्तार अगर आपसे पूछे कि भारत के कौन से राज्य में है, तो बेटा आपको आंसर देना है महाराष्ट्र। और इसीलिए आपके महाराष्ट्र राज्य में काली मिट्टी का क्षेत्र सबसे ज्यादा होता है। तो आपसे सवाल पूछा जाए कि भारत के कौन से राज्य में काली मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? महाराष्ट्र में। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर दक्कन के पठार का विस्तार सबसे ज्यादा होता है, और वहां बैसाल्ट चट्टानें बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो उनके टूटने से यहां काली मिट्टी का निर्माण हुआ। इसीलिए महाराष्ट्र में भारत के अंदर सबसे ज्यादा काली मिट्टी का विस्तार जो है वो पाया जाता है। ठीक है, तो यह आप ध्यान रखेंगे। बहुत बढ़िया।
डी लगभग विद्यार्थियों ने बताया, बहुत ही अति उत्तम, धन्यवाद सभी को। सॉरी सर ये गलत हो गया, कोई बात नहीं, गलत होगा तो ही आप उसके बारे में सीख पाएंगे। ठीक है बेटा, अगले सवाल के ऊपर अपन चलते हैं। तो इस सवाल का जो उत्तर है आपका वो क्या होगा, क्रिटेशियस काल। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखिए अगला सवाल, मेघालय का पठार निम्न में से किसका भाग है? मेघालय का पठार निम्न में से किसका भाग है? आपको मेघालय पठार के बारे में बताना है कि ये मेघालय का जो पठार है वो किसका भाग है। और सिखाने के लिए मैं आपको क्या बना देता हूं, भारत का मानचित्र बना लेते हैं छोटा सा, ताकि अपने को बढ़िया समझ में आए, है ना। मानचित्र से भूगोल पढ़ने का आनंद ही अलग होता है, और जिसको मानचित्र नहीं आता भूगोल उसको कम समझ में आती है। तो आप देखो मेघालय के पठार की बात हो रही है, कौन से पठार की बात हो रही है? मेघालय के। तो बताओ यहीं पर होगा ये आपका मेघालय राज्य, ये त्रिपुरा, तो यहां जो है वो आपका मेघालय का पठार है, मेघालय राज्य के अंदर। ठीक है, ये है आपका मेघालय का पठार, इसी के अपन लोग बात कर रहे हैं। तो इसका नाम है मेघालय का पठार। ठीक है, और सवाल आपसे पूछा है कि मेघालय का जो पठार है वो निम्न में से किसका भाग है? ऑप्शन है पूर्वी घाट पर्वत का, या फिर हिमालय का, या फिर प्रायद्वीपीय पठार का, या फिर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का। किसका भाग है? तो आंसर आ रहे हैं यहां पर सी बता रहे हैं काफी विद्यार्थी। पूजा गुज्जर, सोनू कृष्णिया, बबीता सैनी, सुमन जाट सी बता रही है, निर्मा सी बता रही हैं, पवन कुमार गुड इवनिंग, नमस्कार भाई, स्वागत है आपका भी। सुनील सैनी सी बता रहे हैं, धर्मराज सी बता रहे हैं, ईश्वरलाल भील 8 में सी 100%, क्या बात है, ये होना चाहिए कॉन्फिडेंस। सी राइट है इसमें, मनु धन्यवाद। पवन कुमार सी, मनु सी बता रही हैं, नीरू जाखड़ सी बता रही हैं, राजस्थान स्टूडेंट सी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई, धन्यवाद सभी को। और बिल्कुल सही उत्तर का चुनाव आप लोगों ने यहां पर किया, प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। किसका भाग है? प्रायद्वीपीय पठार का। तो एक बात बताओ, प्रायद्वीपीय पठार तो यहां पर है ना, ये वाला, ये सारा आपका प्रायद्वीपीय पठार है। ठीक है, ये जो भाग है यहां पर वो कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार। तो एक बात ये बताओ मेरे को कि ये जो मेघालय का पठार है ना, वो इस प्रायद्वीपीय पठार से किस स्थान के द्वारा अलग होता है? ये प्रायद्वीपीय पठार है, यहां पर नाम लिख देते हैं इसका, ये लो प्रायद्वीपीय पठार। आपसे सवाल पूछ लिया मैंने एक, क्या सवाल पूछा कि मेघालय के पठार को प्रायद्वीपीय पठार से अलग करने वाला जो स्थान है जो आपके यहां पश्चिम बंगाल के अंदर होगा, उसका नाम क्या है? कौन बताएगा? देखें सवाल बहुत बढ़िया है। छोटा नागपुर अलग करेगा? नहीं, छोटा नागपुर अलग नहीं करेगा। बताएं भाई, सवाल आप लोगों के सामने, फिर मैं सवाल रिपीट कर रहा हूं क्योंकि सवाल तो परीक्षा में यही पूछा गया था और हमने तो इस सवाल को थोड़ा सा सरल करके आपसे पूछा है। ठीक है, तो सवाल समझो क्या है कि मेघालय के पठार को प्रायद्वीपीय पठार से अलग करने वाला स्थान क्या कहलाता है, या उसको क्या कहते हैं जो आपके प्रायद्वीपीय पठार को मेघालय के पठार से अलग करता है, उसका नाम आपको बताना है। देखते हैं कौन बता पाता है। जलपाईगुड़ी, मालदा ईश्वरलाल भील, छोटा नागपुर, छोटा नागपुर, छोटा नागपुर, सुमन, बबीता, धर्मराज, और एक मेरा विद्यार्थी है ईश्वरलाल भील। क्या बात है, यह है ज्ञान का परिचय। बहुत बढ़िया भाई ईश्वरलाल, धन्यवाद आपको। बिल्कुल, देखें यहां पश्चिम बंगाल में बेटा एक स्थान है, इस पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर बेटा उस स्थान का नाम है मालदा गैप। क्या नाम है? मालदा गैप, या इसी को कहते हैं मालदा ब्रंश। मालदा गैप या मालदा ब्रंश, ये मालदा गैप या मालदा ब्रंश जो है वो स्थित है आपके पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर है। और यही वो मालदा गैप है बेटा जो प्रायद्वीपीय पठार को मेघालय के पठार से अलग करता है। तो एक विद्यार्थी है हमारे बहुत ही प्यारे, बहुत बढ़िया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद निर्मा है, उन्होंने भी सही उत्तर बताया है। बबीता सही बता रही हैं,
राजस्थान स्टूडेंट्स मालदा बता रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। मालदा ब्रंच गैप, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो सबसे पहले यहाँ उत्तर दिया था ईश्वर जो लाल भील हैं, धन्यवाद आपको बेटा, बहुत अच्छी तैयारी आपकी। तो आपने बिल्कुल सही उत्तर बताया कि मेघालय के पठार को प्रायद्वीपीय पठार से अलग करने वाला जो स्थान है उसको मालदा गैप या मालदा ब्रंच के नाम से जानते हैं, और जो स्थित है आपके पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर। तो यहाँ हमारे सवाल का जो उत्तर है वो है प्रायद्वीपीय पठार, यानी ऑप्शन सी आपका उत्तर इस सवाल के लिए है। सवाल था कि मेघालय का पठार निम्न में से किसका भाग है, तो वो भाग है किसका, प्रायद्वीपीय पठार का। और प्रायद्वीपीय पठार से ये अलग होता है किसके द्वारा, तो वो अपना आंसर है मालदा गैप या मालदा ब्रंच। समझ गए होंगे आप यहां तक बहुत अच्छे से। और अब मैं बढ़ रहा हूं अगले सवाल की ओर। तो सर रांची का पठार भी, और छोटा नागपुर का पठार और हजारीबाग का पठार, ये सब के सब आपके प्रायद्वीपीय पठार के ही भाग है बेटा, ठीक है। रांची का पठार, हजारीबाग का पठार, कोडरमा का पठार, छोटा नागपुर का पठार जो झारखंड के अंदर आते हैं, वो सभी भी प्रायद्वीपीय पठार के ही भाग हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं अगला सवाल क्या होगा। देखो जो आपके पठार आप बात कर रहे हैं कि सर ये कहां है, तो बेटा यहां देखो झारखंड राज्य है आपका, पश्चिम बंगाल के पास में, ठीक है। और इसी पश्चिम बंगाल के अंदर आपके ये पठार है, ये राज्य है यहां पर आपका झारखंड, पश्चिम बंगाल के पास। और उस झारखंड राज्य के अंदर आपका एक तो पठार है हजारीबाग, एक है कोडरमा, एक है आपका रांची, और एक है आपका छोटा नागपुर, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो पठार हैं वो आपके झारखंड राज्य के अंतर्गत आते हैं, और ये सभी के सभी जो मैंने पॉइंट यहां बना रखा है इसी के पास में है, ठीक है। ये सारा का सारा यहां पर झारखंड राज्य है, उसी से रिलेटेड ये सारी बातें हैं। तो झारखंड के अंदर ये पठार है, जो छोटा नागपुर पठार जो है वो सारे किसके भाग हैं, प्रायद्वीपीय पठार के भाग हैं। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर, अगला सवाल देखते हैं। देखें अगला सवाल, प्रायद्वीपीय पठार की वे पहाड़ियां जो पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से जोड़ती हैं। अगर ये सवाल आपने नहीं बताया ना, तो इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत कमजोर है, क्योंकि आज भी बताया है मैंने, पहले भी बताया था कि सवाल का उत्तर क्या होगा, और आज के जो सवाल आपका अगला वो आपके सामने है। सवाल देखो और बताओ इसका उत्तर क्या होगा। सूरज बता रहे हैं सी, नीलगिरी, बहुत बढ़िया। और बाकी विद्यार्थियों ने अभी तक अपने उत्तर का चुनाव नहीं किया है, तो वो भी अपने उत्तर का चुनाव करें भाई फटाफट। तब उत्तर आने शुरू हैं। सूरज सी, सोनू कृष्णिया सी बता रही हैं, सुमन वर्मा सी बता रही हैं, राजस्थान स्टूडेंट सी, ईश्वरलाल भील सी बता रहे हैं, सी, पवन कुमार सी, महेश साई सी, राजेंद्र सी, मनु सी बता रहे हैं, शिवराज सी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, धन्यवाद सभी को। निर्मा सी, बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल ये तो अपन ने पढ़ाई था, थोड़ी देर पहले ही बात हुई थी इस पर अपनी, कि नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं वो पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से जोड़ती हैं। देखिए अगला सवाल, वेयंत शोधर द्वीप, ये बताओ कहां है। वेयंत शोधर द्वीप कहां है। द्वीप किसको कहते हैं, द्वीप वह स्थान होता है जो चारों ओर जल से घिरा होता है, उसको द्वीप कहते हैं। और द्वीप को लेकर काफी सवाल चर्चा में रहते हैं, आपको बताते भी हैं, क्योंकि काफी बार ये सवाल परीक्षा में पूछा जाता है। तो देखो यहां सारे द्वीपों की बात कर देता हूं। विश्व का सबसे बड़ा, इतने आप अपना आंसर बताएं कि वेयंत शोधर द्वीप कहां है, इनमें से कौन से स्थान पर है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, बेटा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप होता है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। और एशिया का सबसे बड़ा द्वीप, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप, तो बेटा एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है आपके बोर्नियो। और बोर्नियो स्थित है किसके अंदर, इंडोनेशिया के अंदर आता है। ये किस में आता है, इंडोनेशिया में आता है बोर्नियो द्वीप, जो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। फिर बात है अगली कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप, भारत का
सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो बेटा भारत का सबसे बड़ा द्वीप होता है मध्य अंडमान। मध्य अंडमान भारत का सबसे बड़ा द्वीप होता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर बेटा अगला सवाल है कि सबसे बड़ा नदीय द्वीप, सबसे बड़ा नदीय द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा है? तो बेटा उसका नाम होता है माजुली। और माजुली स्थित है आपके कौन से राज्य में? असम में। और नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये कुछ द्वीपों को लेकर सवाल पूछ लिए जाते हैं। एक विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह भी पूछा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह अगर आपसे पूछ रहा है तो वो होता है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया जो है वो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, द्वीप समूह है, जिसमें लगभग 13,000 द्वीप हैं। कितने द्वीप हैं? 13,000, जो 5,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंदर फैले हुए हैं। ठीक है, तो ये कुछ द्वीपों को लेकर पूछे जाने वाले सवाल थे जिनको आपको लोगों को याद होने चाहिए। देखो आगे, तो इस सवाल का लगभग जो विद्यार्थी उत्तर बता रहे हैं वो बी बता रहे हैं, खंबात की खाड़ी। और किसी ने भी यहां पर उत्तर, कोई सी बता रहा है और बी बता रहा है, लेकिन किसी ने भी उत्तर ए नहीं बताया। क्या नहीं बताया? ए नहीं बताया। तो इस सवाल का उत्तर तो ए ही है। क्या उत्तर है इसका? ए। कच्छ की खाड़ी में है वेयंत शोधर द्वीप। कौन सा द्वीप है? वेयंत शोधर द्वीप जो है आपका वो कहां पर है? कच्छ की खाड़ी में, याद कर लेना। ठीक है, और ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, बोर्नियो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, मध्य अंडमान भारत का सबसे बड़ा द्वीप है, माजुली द्वीप जो आपके असम के अंदर है ब्रह्मपुत्र नदी पर, ये आपका विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, और इंडोनेशिया जो है वो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। ठीक है, तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो समझ गए होंगे आप सभी यहां तक। तो राजेंद्र कुमार, धर्मराज, सोनू वर्मा, सुमन वर्मा, राजस्थान स्टूडेंट्स, निर्मा, कैलाश मीना, तो अब सभी विद्यार्थियों ने इसका उत्तर ए देना शुरू कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। कल की पीडीएफ नहीं मिली सर, अगर नहीं मिली है तो बेटा मिल जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आप जुड़ सकते हैं संस्था के साथ, वहां से आपको ये सारी चीजें उपलब्ध हो जाएंगी। तो डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है यार। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की ओर। तो वेयंत शोधर जो द्वीप है वो कहां पर? आपका कच्छ की खाड़ी में। अगर मैं खंबात खाड़ी की बात करूं तो बेटा आपको दो द्वीप विशेष रूप से याद रखने हैं। दोनों द्वीप है, एक अलिया बेट है और एक खदिया बेट है। एक द्वीप है अलिया बेट और एक है खदिया बेट। तो अलिया बेट और खदिया बेट द्वीप दोनों के दोनों आपके खंबात की खाड़ी के अंदर स्थित है। इसको भी आप लोग जरूर थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। तो देखो अगला सवाल क्या है अपना, भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है? ये देखो, अब मैं परीक्षा ले रहा हूं कि क्या ले रहा हूं? परीक्षा। और मेरी इस परीक्षा में लगभग विद्यार्थी फेल होने वाला है। देखते हैं, बहुत कम विद्यार्थी ऐसा होगा जो इस सवाल को समझ जाएगा, वरना फेल हो जाएंगे। बात सवाल है, भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है? तो अभी तक उत्तर नहीं आया, क्या सोच रहे हैं? मनु ये बता रही है हिंद महासागर, पवन कुमार ए बता रहे हैं, राकेश कुमार ए बता रहे हैं, सुमन वर्मा, ईश्वरलाल भील ए उत्तर बता रहे हैं, राजेंद्र कुमार ए, सोनू कृष्णिया ए बता रही हैं, सुनील सैनी ए बता रहे हैं, पवन कुमार हिंद महासागर, धर्मराज बी बता रहे हैं अरब सागर, ईश्वरलाल भील ए बता रहे हैं, पिंकी सैनी ए बता रही हैं। तो सभी, लगभग सभी ने, राजस्थान स्टूडेंट्स का भी आंसर ए आ गया है। तो लगभग सभी जो है
वो इस सवाल का उत्तर ए बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? ए बता रहे हैं। एक हमारे सूरज हैं जो डी बता रहे हैं। अंतराम गुज्जर भी ए बता रहे हैं। ठीक है, तो अब बात है निर्मा डी बता रही हैं। सुमन वर्मा भी डी बता रही हैं। सुमन जाट ए बता रही हैं। चलो राजस्थान स्टूडेंट्स डी सही है। ठीक है, देखते हैं क्या सही है। एक बात आप मेरे को बताओ बेटा, सागर और महासागर में अंतर होता है क्या? सागर और महासागर में अंतर होता है? सवाल क्या पूछा आपसे? क्या पूछा? कौन सा सागर है? सागर पूछा, ना कि महासागर। और आप लग गए आंसर देने में हिंद महासागर। हिंद महासागर है ये तो गलत है। दक्षिण में जरूर है लेकिन वो क्या है? एक महासागर है। हिंद महासागर एक महासागर है। और यहां पर सवाल जो है आपसे वो सागर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? सागर की। तो बेटा सागर तो लक्षद्वीप है, जिसको लक्षद्वीप सागर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लक्षद्वीप सागर या लक्षद्वीप सागर। तो किसी ने भी सवाल पर गौर करने की बिल्कुल चेष्टा नहीं की। सीधा सवाल पड़ा कि भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है, सागर को ही महासागर समझ लिया और पहला ही ऑप्शन देखा कि हिंद महासागर है। लगाओ टिक, हिंद महासागर सही है। गलत है ये। आंसर क्या है? लक्षद्वीप सागर। तो आप समझ गए होंगे मेरी बात को। समझ गए क्या प्यारे विद्यार्थियों? समझे या नहीं समझे? ये तो बताओ यार, समझे या नहीं समझे? है कमलेश मीणा तो देखो अभी भी यही बता रहा है कि सर यही होगा। कमलेश मीणा ए बता रहा है। देखो मतलब ये अभी अभी जुड़े हैं हमारे साथ, तो स्वागत ही तो इनका हम करेंगे। तो देखो बेटा ऐसा होता है परीक्षा में। परीक्षा में ऐसे ही होता है कि परीक्षा जो होती है ना, उसमें स्टूडेंट बस इतना ही फंसता है और टीचर उसको फंसा लेता है अपने जाल के अंदर है। और जैसे आप फंस गए अभी, तो ऐसे ही सवाल जो होते हैं वो परीक्षा में हम लोगों को फंसा लेते हैं और हम फंस जाते हैं वहां पर मछली के कांटे में और सवाल गलत करके आ जाते हैं। सवाल पूछ रहा है सागर और आप बता रहे हो महासागर। ऐसे थोड़ी चलेगा। सागर ही बताओ। तो सागर कौन सा है? लक्षद्वीप सागर है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे से अगले सवाल पर चलते हैं। देखें अगला सवाल, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप आपको बताना है कौन सा है। भारत का कौन सा द्वीप सर्वाधिक आबादी वाला है? ऑप्शन है आपके पास माजुली, लक्षद्वीप, अंडमान या फिर सालसेट। सर आपसे ही पढ़ा है, धन्यवाद। समझ गए, बहुत बढ़िया। सॉरी सर, आगे से ध्यान रखेंगे, बहुत बढ़िया। तो देखो बेटा अगला सवाल आप लोगों के सामने है। सवाल क्या है अपना? सवाल है कि भारत का सर्वाधिक आबादी, जहां पर लोग सबसे ज्यादा रहते हैं, तो सर्वाधिक आबादी वाला क्या पूछ रहा है आपसे? द्वीप पूछ रहा है। अगर राज्य पूछता तो यूपी बताते, सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर में है। ठीक है, तो द्वीप पूछ रहा है। यहां पर क्या पूछ रहा है? द्वीप, कि भारत में सबसे ज्यादा आबादी वाला द्वीप कौन सा है। ऑप्शन है माजुली, लक्षद्वीप, अंडमान या फिर सालसेट। और देखते हैं कितने विद्यार्थी सही उत्तर बताते हैं। पंकज तिवारी ए बता रहे हैं, ईश्वरलाल भील ए बता रहे हैं, मनु ए बता रही हैं, धर्मराज ए बता रहे हैं, निर्मा डी बता रही हैं, पवन कुमार ए बता रहे हैं, संतोष ए बता रही हैं, महेश साई डी बता रहे हैं। और उसके बाद आगे अपने हैं पवन कुमार माजुली, राजेंद्र कुमार माजुली, सुमन वर्मा ए, ये तो लागे है सही है। डी राजस्थान स्टूडेंट्स ए। ठीक है, कोई बात नहीं। कमलेश मीणा एस बता रहे हैं, एस क्या है यार। अंतराम गुज्जर ए। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। तो लगभग जो विद्यार्थी हैं अपना उत्तर यहां पर ए बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? ए बता रहे हैं कि सर माजुली जो है वो भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला द्वीप है।
बिल्कुल गलत है। लक्षद्वीप भी गलत है, अंडमान भी गलत है, और सालसेट बिल्कुल सही है। क्यों सही है सालसेट? क्योंकि आपका सालसेट जो द्वीप है वो यहां पर है, यहां पर है। सालसेट व बसीन दो द्वीप है यहां पर, और यहां एक शहर है मुंबई। कौन सा शहर है? मुंबई शहर। और बेटा वो मुंबई शहर है ना, वो बसा हुआ है कौन से द्वीप पर? सालसेट द्वीप पर बसा है। ठीक है, तो बताओ इनमें से सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन से द्वीप में होगी? माजुली में होगी, लक्षद्वीप में होगी, अंडमान में होगी, या फिर सालसेट में होगी? सालसेट में होगी। ठीक है, समझ गए होंगे आप मेरी बात को। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो द्वीप है आपका वो हो गया डी। दिमाग काम नहीं कर रहा मेरा। सुमन झा डी, सूरज मुंबई। जी सर। निर्मा सर मेरा सही है, बहुत बढ़िया निर्मा। राजस्थान स्टूडेंट्स देखो बिल्कुल राइट है, बहुत बढ़िया। ईश्वरलाल ओहो गलत हो गया है, कोई बात नहीं। देखो गलत जब होता है ना इंसान तभी सीखता है। सर मेरा सही हुआ, धन्यवाद सूरज, आपने सही किया, उत्तर अच्छा दिया, धन्यवाद बेटा, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, तो देखो सवाल ऐसे आते हैं परीक्षा में, विद्यार्थी यहीं फंसता है, बस उसको पता है विद्यार्थी टीचर को कि विद्यार्थी कहाँ फंसेगा, वहीं फंसा लेता है वो उसको। तो बताओ किस नदी के डेल्टा को दक्षिण, डेल्टा समझते हैं ना, डेल्टा किसको कहते हैं? नदी समुद्र में गिरने से पहले अपने अवसादों को जमा करती है, उससे निर्माण होता है डेल्टा का वर्धावस्था में। और यदि नदी अपने अवसादों को डेल्टा के रूप में जमा ना करके सीधे समुद्र में ले जाकर जमा करती है तो उससे निर्माण होता है जवार नदमुख का या एस्चुरी का। जैसे नर्मदा और ताप्ती भारत की ऐसी नदियां हैं जो एस्चुरी या जवार नदमुख बनाती हैं। ठीक है, तो यहां आपसे सवाल पूछा है कि किस नदी के डेल्टा को दक्षिण भारत का गौरव कहते हैं? दक्षिण भारत का क्या कहते हैं? गौरव कहते हैं। तो बताओ कौन सी नदी के डेल्टा को दक्षिण भारत का गौरव कहते हैं? सालसेट द्वीप मुंबई में है क्या? बिल्कुल, मुंबई सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है भाई। सालसेट व बसीन दो द्वीप है जिन पर मुंबई शहर बसा है। और यहां उत्तर आ रहा है पंकज तिवारी ए, निर्मा ए बता रही हैं, पवन कुमार ए बता रहे हैं, पंकज ए बता रहे हैं, सुनील ए बता रहे हैं, ईश्वरलाल सुमन ए बता रही हैं, धर्मराज, राजेंद्र, राजस्थान स्टूडेंट्स, पवन कुमार, कृष्णा रिवर। तो सबने लगभग क्या किया है? ए उत्तर दिया। क्या दिया है? ए उत्तर दिया है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, और उत्तर है कावेरी। उत्तर क्या है? कावेरी। कावेरी नदी के डेल्टा को कहते हैं दक्षिण भारत का गौरव। तो याद कर लो किस नदी के डेल्टा को? कावेरी नदी के डेल्टा को दक्षिण भारत का गौरव कहते हैं, याद कर लेना। ठीक है, कृष्णा भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जिसमें हीरे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं भाई? हीरे पाए जाते हैं। कृष्णा नदी के ऊपर हीरे पाए जाते हैं, कृष्णा नदी में। और इस कृष्णा नदी पर एक बांध है अलमाटी। कौन सा बांध है? अलमाटी बांध, आपके कर्नाटक में है अलमाटी बांध। और इसी कृष्णा नदी के ऊपर आंध्र प्रदेश में, ये तो अलमाटी तो कहां है? कर्नाटक में है। ठीक है, और इसी कृष्णा नदी पर बांध है नागार्जुन सागर। कौन सा है? नागार्जुन सागर। देखो आपके सिलेबस में, रीट के सिलेबस में एक टॉपिक है बहुउद्देशीय परियोजनाएं। बहुउद्देशीय परियोजनाएं, तो बेटा वो बहुउद्देशीय परियोजना यही है। अलमाटी बांध कर्नाटक कौन सी नदी पर है? कृष्णा। और नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी के ऊपर है आंध्र प्रदेश में। इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, और महानदी, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट, इस नदी का नाम भी क्या है? महानदी के ऊपर हीराकुंड बांध बना है। कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध। और हीराकुंड बांध बना है आपके ओडिशा में। कहां बना है? ओडिशा में बना है। हीराकुंड बांध ओडिशा में है। तो कौन सी नदी पर है? महानदी पर है। यह विश्व का सबसे लंबा बांध है जिसकी लंबाई है 4801 मीटर। यह तो याद होगा आपको पक्का कि विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो वो होता है हीराकुंड बांध, जो आपके स्थित है ओडिशा के अंदर, जिसकी लंबाई है 4801 मीटर। अगर मेरे को कोई बताए कि राजस्थान में मिट्टी से निर्मित सबसे लंबा बांध कौन सा है, अगर कोई बता दे तो राजस्थान में मिट्टी से निर्मित सबसे लंबा बांध कौन सा है? कौन बताएगा? देखते हैं आप में से। ठीक है,
तो इस गोदावरी नदी पर क्या है? गोदावरी नदी पर है जायकबाड़ी परियोजना। कौन सी परियोजना है? जायकबाड़ी परियोजना। और जायकबाड़ी परियोजना कहां है बेटा? तो यह है आपके महाराष्ट्र राज्य में। कौन से राज्य में है? महाराष्ट्र के अंदर है आपकी जायकबाड़ी परियोजना। कौन सी नदी के ऊपर? तो आपकी गोदावरी नदी के ऊपर। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो देखो राजेंद्र कुमार ने हमारे सवाल का उत्तर देते हुए लिखा है कि सर पांचना बांध है। क्या है? पांचना बांध है। हीराकुंड भारत का प्राचीन बांध कौन सा है? भारत का सबसे प्राचीन बांध जो है आपके आप साउथ दक्षिण भारत के अंदर जाएंगे तो वहां के जो बांध है लगभग सभी प्राचीन बांध में आते हैं। पांचना बांध करौली अंगोई धर्मराज। क्या बात है, देखो ये है राजस्थान स्टूडेंट्स अंगोई। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बिल्कुल देखो बेटा ध्यान दो, जो विद्यार्थी नाम ले रहा है पांचना करौली के अंदर, पांचना कहां है? करौली के अंदर। तो पांचना बांध राजस्थान में मिट्टी से निर्मित सबसे बड़ा बांध है। मिट्टी से निर्मित सबसे बड़ा बांध है, ना कि सबसे लंबा। और राजस्थान में मिट्टी से निर्मित सबसे लंबा जो बांध है वो है अंगोई बांध, जो स्थित है राजस्थान के धौलपुर जिले में। कौन से जिले में है? धौलपुर जिले में। याद कर लेना इसको। तो राजस्थान में मिट्टी से निर्मित सबसे लंबा बांध हुआ अंगोई, और राजस्थान में मिट्टी से निर्मित सबसे बड़ा बांध है पांचना करौली के अंदर। पांचना बांध 5 नदियों पर है, भद्रावती, बरखेड़ा, भैंसावर, अट्टा और माची। भद्रावती, बरखेड़ा, भैंसावर, अट्टा और माची, ये 5 नदियां जिन पर पांचना बांध बना हुआ है। ठीक है, तो याद कर लेंगे आप सभी इसको भी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर कि अपना अगला जो सवाल है वो कौन सा होगा। देखें अगला सवाल, देखो सवाल आपका उत्तर के विशाल मैदान की मिट्टी का निर्माण किस क्रिया से हुआ है? उत्तर के विशाल मैदान की मिट्टी जो है उसका निर्माण किस क्रिया से हुआ? निमग्नता, उन्मग्नता, तलोचन या नतोदर, किससे हुआ है? आज कुछ विशेष नहीं होगा, बस आपको सीखना जरूरी है। बताएं, सवाल का उत्तर बताएं। सुमन सी बता रही हैं, सोनू सी बता रही हैं, पवन डी बता रहे हैं, धर्मराज सी बता रहे हैं, राजस्थान स्टैंड सी बता रहे हैं। पांचना बांध करौली में है, बिल्कुल। तो देखो बेटा इस सवाल का उत्तर है तलोचन, तलोचन क्रिया से। अब आप कहोगे सर कैसे? बात समझो मेरी। आज जहां पर उत्तर का विशाल मैदान भारत के अंदर बना हुआ है, पहले वहां पर तैतीस सागर का विस्तार था। किसका विस्तार था? तैतीस सागर का। और तैतीस सागर के अवसादों में वलन पड़ने से हिमालय का निर्माण होता है। इसीलिए हिमालय को विश्व की नवीनतम वलित या मोरदार पर्वत श्रेणी कहते हैं। तो बेटा जब हिमालय का निर्माण हो गया तो उससे नदियां निकलना शुरू हुई, और हिमालय के जस्ट नीचे आपका जो तैतीस सागर था, जहां आज उत्तर का विशाल मैदान है, हिमालय ऊपर उसके नीचे तैतीस सागर है। तो उस तैतीस सागर के अंदर हिमालय से निकलने वाली नदियों ने मिट्टी का जमाव करना शुरू किया, और वो मिट्टी धीरे धीरे ऊपर की ओर आती गई। तल जो है वो सागर का धीरे धीरे भरता गया और तल ऊंचा होता गया। तो तल का धीरे धीरे भरकर ऊंचा होना कहलाया तलोचन। तल प्लस उच्चन, तलोचन। तो इस प्रकार से उत्तर के विशाल मैदान की जो मिट्टी है उसका निर्माण हुआ है तलोचन क्रिया से। याद कर लेना, निमग्नता का मतलब होता है नीचे की ओर जाना, उन्मग्नता का मतलब होता है ऊंचाई की ओर आना, और नतोदर का मतलब होता है नीचे की ओर जाना। ठीक है, तो यहां आपके सवाल का जो उत्तर है वो होगा सी। देखो अगला सवाल, बाबा बुदन की पहाड़ियां जो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध हैं, किस पठार का भाग है? बाबा बुदन की पहाड़ियां जो किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। के लिए प्रसिद्ध है, किस पठार का भाग है? बाबा बुदन की पहाड़ियां हैं आपके कर्नाटक राज्य में। थोड़ी सी हिंट आपको देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन सा पठार हो सकता है। राम राम गुरुजी, रविंद्र सिंह चौधरी, भरतपुर। स्वागत है भाई रविंद्र आपका, नमस्कार आपको। अंतराम गुज्जर सी, ठीक है। तो सवाल का उत्तर लगभग आप क्या बता रहे हैं? सी बता रहे हैं, दंडकार ने।
अंतराम गुज्जर सी बता रहे हैं, सुमन वर्मा, राजेंद्र कुमार सी, निर्मा सी बता रही हैं, पवन कुमार नतोदर। तो देखो सुनील सैनी ने उत्तर दिया है सी। क्वेश्चन नंबर 15 है, आंसर आ रहा है सी। कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूं क्योंकि आपको तो समय बहुत लगेगा। ये जो बात हो रही है यहां पर आपकी, वो है आपका बाबा बुदन की जो पहाड़ियां हैं, लोहा के लिए प्रसिद्ध है, कर्नाटक में है। कौन से राज्य में है? कर्नाटक में। तो देखो यहां पर जो नाम है वो है आपका मैसूर। क्या नाम है? मैसूर। अगर यहां मैसूर का नाम नहीं आता तो एक नाम और आता, मालनद, मालनद पठार, क्योंकि विशेष रूप से तो ये मालनद पठार के अंतर्गत ही आती हैं बाबा बुदन की पहाड़ियां। लेकिन अगर बाबा बुदन की पहाड़ियां अगर मालनद ऑप्शन में नहीं है तो आप किसको चुनाव कर सकते हैं? मैसूर का चुनाव कर सकते हैं। रायलसीमा का जो पठार है ये स्थित है आपके आंध्र प्रदेश के अंदर। आंध्र प्रदेश के 4 जिले हैं। कितने जिले हैं? 4। एक है कुर्नूल, एक है चिंतूर, एक है गुंटूर, एक है अनंतपुर। अनंतपुर ये आंध्र प्रदेश के 4 जिले हैं और इन्हीं 4 जिलों के अंदर आपका विस्तार है किसका? जो रायलसीमा का पठार है उसका विस्तार है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। दंडकारण्य का पठार, दंडकारण्य का पठार 2 राज्यों में फैला है। कितने राज्यों में? 2 में। एक तो आपका राज्य है ओडिशा और दूसरा राज्य है छत्तीसगढ़। ओडिशा व छत्तीसगढ़, इन दोनों राज्यों के अंदर बेटा पठार फैला आपका दंडकारण्य का पठार। और बेटा अगर मैं बात करूं मालवा की, तो पहले भी मैंने आपको सिखाया था बहुत बढ़िया तरीके से। मालवा का विस्तार कितने राज्यों में है? 3 राज्यों में। एक आपका गुजरात, एक आपका राजस्थान और एक आपका मध्य प्रदेश। राजस्थान के 2 जिले थे। कितने जिले थे? 2। एक प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। दोनों जिलों में मालवा के पठार का विस्तार होता है। तो यहां आपके सवाल का जो उत्तर है मैसूर, और या फिर क्या नाम आता? मालनद पठार। तो ए इस सवाल का उत्तर है ओडिशा और छत्तीसगढ़। बहुत बढ़िया। तो कुछ एक विद्यार्थी हैं जो सही उत्तर भी बता रहे हैं और जिन्होंने उत्तर सही नहीं बताया उन सबको ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है बेटा, तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखते हैं क्या है। देखो निम्न में असुमेलित है। एक तरफ तो आपके पठार लिखे हैं और सामने लिखा है राज्य का नाम, और आपको यह बताना है कि कौन सा राज्य पठार जो है वो कौन से राज्य में है या फिर नहीं है। ये देखकर बताओ, यहां से आराम से इसको पढ़ो और उत्तर बताओ अपना। जैसे करबी एंगलोंग पठार असम में है तो ठीक है, नहीं है तो कहां पर है? गढ़वाल का पठार अगर छत्तीसगढ़ में है तो सही है, नहीं है तो कहां पे है? बुंदेलखंड का पठार उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में है तो सही है, नहीं है तो फिर कहां है? और हजारीबाग का पठार झारखंड में है तो ठीक है, नहीं है तो फिर कहां पे है? बताएं उत्तर। क्वेश्चन नंबर है आज का 16। फटाफट उत्तर बताएं। निर्मा ने आंसर दिया है सबसे पहले, बी बता रही हैं और बिल्कुल सही भी बता रही हैं। बहुत बढ़िया, धन्यवाद बेटा आपको। बाकी देखें भाई, देखो गढ़वाल ये जो करबी एंगलोंग का पठार है ये असम राज्य में है, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, और अगर मैं बात करूं बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, ये भी बिल्कुल सही है। और अगर हजारीबाग के पठार की बात की जाए झारखंड, ये भी बिल्कुल सही है। तो गलत कौन सा है? गढ़वाल का पठार छत्तीसगढ़, ये गलत है। तो ये छत्तीसगढ़ में नहीं आएगा। किसमें नहीं आएगा? छत्तीसगढ़ में नहीं आएगा। ये कहां पर आएगा? ये आएगा उत्तराखंड में। कहां पर आएगा? उत्तराखंड में आना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ की जगह किसका नाम आना चाहिए था? उत्तराखंड का नाम आना चाहिए था। उत्तराखंड है नहीं, तो आपका आंसर मिल गया कि अपना सवाल का जो उत्तर है यहां पर वो क्या होगा? बी होगा, कि गढ़वाल का पठार जो है वो छत्तीसगढ़ में नहीं है। कहां पर है? तो गढ़वाल का पठार है बेटा उत्तराखंड के अंदर। बबीता, निर्मा, पिंकी, धर्मराज, सुमन वर्मा, ईश्वरलाल भील। सर ए और बी में एक होगा, तो बी आंसर होगा इसका सुमन। ध्यान दे भाई। रविंद्र सिंह चौधरी बता रहे हैं ए, तो आप भी रविंद्र बेटा थोड़ा सा ध्यान दो। इस सवाल का उत्तर हो गया है बी। तो जो आंसर है इसका यहां पर गढ़वाल का पठार आपका छत्तीसगढ़ में ना होकर कहां पर है? उत्तराखंड में है, याद कर लेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखते हैं अगला सवाल क्या है। देखिए निम्न में से कौन सी एक लैगून झील नहीं है? क्या सवाल आया भाई, क्या सवाल है? यह है सवाल धांसू। देखते हैं कितने विद्यार्थी उत्तर देते हैं। लैगून झील की बात है। किसकी बात है? लैगून झील की। क्या सवाल है?
फटाफट बताओ, लैगून झील इनमें से कौन सी नहीं है? इतने में आपको लैगून झील सिखाई देता हूं, क्योंकि समय अपने पास कम है, सवाल अपने पास बहुत ज्यादा है। तो देखो यहां केरल के अंदर 2 लैगून झील हैं। कौन से राज्य में? केरल राज्य में। एक का नाम है अष्टमुडी, अष्टमुडी, और दूसरी का नाम है वेम्बानाद, वेम्बानाद। ये दोनों की दोनों, अष्टमुडी और वेम्बानाद, दोनों आपके कौन से राज्य में है? केरल राज्य में है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अष्टमुडी भी केरल में है और वेम्बानाद भी केरल में है, और दोनों की दोनों कैसी झील है भारत के अंदर? लैगून झील। क्या पढ़ रहे हैं अपन? भारत की लैगून झील पढ़ रहे हैं। ठीक है, लैगून झील क्या होती है? जब कभी समुद्री जल राशि या सागरीय जल राशि धरातल पर आकर एकत्रित हो जाती है और कुछ समय के बाद धरातल पर एकत्रित हुई जल राशि का संपर्क सागरीय जल राशि से टूट जाता है, तो स्थल पर बचे हुए पानी से बनने वाली झील को पश्च जल झील या लैगून झील कहा जाता है। समझ गए आप मेरी बात? रिपीट करके सुन सकते हैं। ठीक है, तो लैगून का दूसरा नाम क्या है? इसको पश्च जल झील भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्च जल झील के नाम से भी इसको जानते हैं, पश्च जल झील। तो 2 पश्च जल झीलें मैंने आपको बताई। एक तो नाम लिया किसका? अष्टमुडी का, और दूसरा नाम लिया मैंने वेम्बानाद का। तो दोनों को याद रखना, दोनों की दोनों कौन से राज्य में है? केरल में है। इधर आ गए हम, यहां पर, यहां एक लैगून झील है ये। ठीक है, और ये लैगून झील जो है इसका नाम है पुलिकट, पुलिकट झील। और बेटा जो पुलिकट झील है ये आपके 2 राज्यों में है। एक राज्य है आपका आंध्र प्रदेश और दूसरा राज्य है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश की सीमा पर एक लैगून झील है जिसका नाम है पुलिकट झील। और अब जैसे ही आप इससे ऊपर चलोगे तो अगली जो लैगून झील है उसकी बात कर रहा हूं। यहां आंध्र प्रदेश के अंदर एक लैगून झील है और उस लैगून झील का नाम है कोलेरू। क्या नाम है? कोलेरू। कोलेरू कहां है? आंध्र प्रदेश के अंदर है। ठीक है, तो कोलेरू जो लैगून झील है वो हो गई आंध्र प्रदेश के अंदर। और इससे आप ऊपर चलोगे तो अगली जो लैगून झील है उसकी बात करता हूं। यहां ओडिशा राज्य के अंदर एक लैगून झील है और उसका नाम है चिल्का, चिल्का। और चिल्का कहां है? चिल्का है ओडिशा के अंदर। कहां है? ओडिशा के अंदर। तो चिल्का जो झील है ओडिशा के अंदर है। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है चिल्का। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का। और भारत की किस झील में जो है आपकी नौसेना को प्रशिक्षण दिया जाता है? तो वो है आपकी चिल्का झील। इस प्रकार से ये जो 5 झीलों के नाम आपके सामने लिखे हैं, पहला है अष्टमुडी, दूसरा है वेम्बानाद, तीसरा है आपका पुलिकट, चौथा नाम है कोलेरू, 5वां नाम है चिल्का। तो ये पांचों की पांचों कैसी झीलें? लैगून झीलें, पश्च जल झीलें। इनके नाम जरूर आपको ध्यान रखने। अब ये देखो कि ये जो ऑप्शन आपके सामने लिखे हैं इनमें से कौन सा नाम जो है वो इन झीलों से रिलेटेड नहीं है। देखो अष्टमुडी है कहां? केरल के अंदर, ये रहा नाम। दूसरा है चिल्का, ओडिशा में है, ये रहा नाम। कोलेरू, ये नाम क्या है? कोलेरू, कोलेरू। ठीक है, कोलेरू। कोलेरू कहां है? आंध्र प्रदेश। तो ये भी सही है, ये भी चिल्का जो है लैगून झील है। लेकिन चिदम्बरम क्या नहीं है? लैगून झील नहीं है। तो आपके सवाल का जो उत्तर है वो क्या होगा? डी होगा। अब देखो कितने विद्यार्थी हैं जिन्होंने डी उत्तर बताया। तो बहुत से विद्यार्थी हैं जिन्होंने डी जो आंसर है वो यहां पर दिया है। धन्यवाद आप सभी को जिन्होंने बेटा डी सवाल का उत्तर दिया। जैसे अंतराम गुज्जर, इसको कयाल भी कहते हैं सर। बिल्कुल मनु कहते हैं कयाल, बहुत बढ़िया। सुमन जाट, राजस्थान स्टूडेंट, सुमन वर्मा, धर्मराज, बबीता सैनी, सुनील और निर्मा, काफी विद्यार्थियों ने डी उत्तर दिया। सूरज, कमलेश, मीणा, बहुत बढ़िया। धन्यवाद भाई सभी को जिन्होंने डी सवाल का उत्तर दिया, बहुत बढ़िया। अच्छे ज्ञान का आप सभी लोग परिचय दे रहे हैं, धन्यवाद। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बेटा एक बात और आप याद रख लो कि ये चिदम्बरम जो झील है वो कहां पर है? चिदम्बरम झील आपके तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु, तमिलनाडु के अंदर होती है आपकी चिदम्बरम झील। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ज्वारीय पंख भूमि, ज्वारीय पंख भूमि। ज्वार आते हैं ना समुद्र के किनारे, ज्वार भाटा। तो ज्वार के जब आते हैं तो समुद्र के जो अवसाद होते हैं, मिट्टी, कंकड़, पत्थर,
उसके अलावा जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं वो, तो उसको बोल रहे हैं अपन ज्वारीय पंख भूमि, कि ज्वार के साथ वो सागरीय अवसाद आपके स्थल पर आ जाते हैं। ठीक है, और उनके जीवित व मृत खाड़ियों का विस्तृत जो प्रदेश है वो आपके राजस्थान में कहां है? तो ध्यान से समझ, भारत में कहां है? तो एक तो ज्वारीय पंख भूमि तथा उनके जीवित व मृत खाड़ियों का विस्तृत प्रदेश कहां पर है इनमें से? तो देखो एक ऑप्शन है सौराष्ट्र का मैदान, कच्छ का रण, मालवा पठार, या फिर छोटा नागपुर का पठार। तो बताएं उत्तर क्या होगा इसका? तो देखो यहां उत्तर स्पष्ट करता हूं, छोटा नागपुर का पठार हो नहीं सकता क्योंकि समुद्र के किनारे नहीं है, क्योंकि यहां बात हो रही है किसकी? ज्वारीय पंख की बात हो रही है, और ज्वारीय पंख का जमाव होता है समुद्र के किनारे। तो छोटा नागपुर का पठार तो झारखंड में है, समुद्र के किनारे नहीं है, तो ये ऑप्शन तो वैसे गलत हो गया पहला। ठीक है, दूसरा देखो मालवा पठार, मालवा पठार आपके राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, गुजरात के अंदर फैला है, समुद्र के किनारे नहीं है, तो यह भी ऑप्शन हो गया गलत। अब बात है सौराष्ट्र का मैदान, सौराष्ट्र का मैदान आपके गुजरात में है और कच्छ का रण भी आपके गुजरात में है। इन दोनों में से कोई एक उत्तर होगा, बताओ कौन सा होगा? अब तो मैंने आपके लिए दो ऑप्शन खड़े कर दिए यहां। निर्मा ए बता रही हैं, बहुत बढ़िया। मनु ए बता रही हैं, पवन कुमार ए बता रहे हैं, सोनू कृष्णिया ए बता रही हैं, सुनील ए बता रहे हैं, ईश्वरलाल भील ए बता रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई। तो बिल्कुल सही बता रहे हैं, कच्छ का रण। ठीक है, कच्छ का रण जो है वो आपके प्रसिद्ध है किसके लिए? ज्वारीय पंख भूमि तथा उनके जीवित व मृत खाड़ियों का जो विस्तृत प्रदेश है आपका वो है कच्छ का रण, और कच्छ का रण जो है वो स्थित है कौन से राज्य के अंदर? तो गुजरात राज्य के अंदर। ये सभी आप जानते होंगे। देखिए अगला सवाल, तो यहां बेटा आपका जो सवाल है उसका जो उत्तर है वो कितने नंबर ऑप्शन है? ए ऑप्शन है। देखो अगला सवाल, सवाल है कि निम्न में से कौन सी एक गोखुर झील का उदाहरण है? इनमें से कौन सी झील है जो गोखुर झील का उदाहरण है? बताएं, इनमें से कौन सी झील है जो बालसन झील का उदाहरण है? और लो सवाल, बालसन झील, इनमें से कौन सी झील है जो सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है? सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील भारत की। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील। एक तो सवाल यह है, एक सवाल आपके है कि इनमें से बालसन झील का उदाहरण कौन सा है, एक सवाल है कि इनमें से लैगून झील का उदाहरण कौन सा है, और एक सवाल है आपके लिए यहां पर कि आपकी इनमें से कौन सी झील है जो पलाया झील है? पलाया झील। ये लो भाई, सवाल ही सवाल खड़े कर दिए यहां तो काफी विद्यार्थियों ने पुलिकट आंसर किया है यहां पर, कुछ एक सी बता रहे हैं कावोद, सोनू कृष्णिया बता रही हैं डी वुलर, मीठे पानी की वुलर डी, धर्मराज डी बता रहे हैं, पवन कुमार सी बता रहे हैं, सोनू कृष्णिया डी बता रही हैं, किरण सैनी सी बता रही हैं। किरण सैनी गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आपका। राजस्थान का नेम लेकर शुरू में बता दिया, ऐसी बात नहीं है, जो राजस्थान के पीछे जाएगा वो गलत कर देगा अपना उत्तर। सुमन जाट डी बता रही हैं, निर्मा डी बता रही हैं, पवन कुमार डी बता रहे हैं। ठीक है, ए है शायद, कोई बात नहीं। देखें भाई, सवाल समझो मेरा, आपसे पूछा है गोखुर झील, और अगर गलत कर रहे हो ना तो बहुत ज्यादा गलत कर रहे हो, ध्यान रखना, क्योंकि कल मैंने आपको सिखाया है इसको। कल मैंने आपको क्या सिखाया था कि यदि नदी के मार्ग में धनुष के आकार की झीलें बनती हैं, धनुष के आकार की झीलें बनती हैं, तो उन झीलों को गोखुर झील, छाड़न झील या ओक्सबो कहा जाता है। यदि नदी अपने विसर्ग का त्याग कर देती है तो बनने वाली झील जो है उसको गोखुर झील, छाड़न झील या ओक्सबो कहा जाता है। तो इस गोखुर झील को और क्या कहते हैं? एक तो इसका नाम है छाड़न झील, इसको कहते हैं, और इसी को कहते हैं ओक्सबो। तो ये मैं आपको वैसे तो कल पढ़ा चुका हूं, लेकिन फिर आपका टेस्ट लेने के लिए फिर से ये सवाल मेरे को यहां पर रखना पड़ा
कि देखूं कितने विद्यार्थियों को इसका पता है, जानकारी वो रखते हैं। और छाड़न झील या ओक्सबो झील का जो उदाहरण है वो यहां पर आपकी वूलर झील है। तो इस सवाल का जो आंसर है वो तो है डी। ठीक है, सवाल का आंसर जो है वो क्या होगा, डी होगा, डी ऑप्शन। तो ये तो आप ध्यान रखना। अब अगली मैं बात कर रहा हूं किसकी, बालसन झील कि कौन सी बालसन झील का उदाहरण है, तो आंसर होगा सांबर। सांबर आप जानते हो जयपुर के अंदर। तो सर बालसन झील किसको कहते हैं, तो बेटा सुनो आराम से। ऐसा क्षेत्र जो चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हो, ऐसा क्षेत्र जो चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हो, उस क्षेत्र में यदि नदी का पानी या वर्षा का पानी एकत्रित हो जाता है तो बनने वाली झील को जो है बालसन झील कहा जाता है। और बालसन झील का उदाहरण है आपकी सांबर झील। कौन सी झील है, सांबर झील। तो याद रखेंगे। पुलिकट बताओ लैगून झील है, अभी अपनी इस पर बात हुई थी। तो पुलिकट तो क्या है, लैगून झील, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में फैली है। कावोद झील कैसी झील है, कावोद झील आपके जैसलमेर में है। कहां पर है, जैसलमेर के अंदर। और ये कावोद झील जो है वो एक पलाया झील का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, पलाया का। और इन पलाया झीलों को जैसलमेर के अंदर खड़ीन कहते हैं। क्या कहते हैं, खड़ीन कहते हैं। तो पलाया की डेफिनेशन सीखो कि पथरीले क्षेत्रों में मिलने वाली झीलें पलाया कहलाती हैं। पथरीले क्षेत्रों में मिलने वाली झीलें पलाया कहलाती हैं। जैसलमेर के उत्तरी भाग में पलाया झीलों को खड़ीन कहते हैं। और इन खड़ीनों का निर्माण जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों ने करवाया। किसने कराया, पालीवाल ब्राह्मणों ने करवाया। और बात है वूलर की, तो वूलर भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। और ये एक गोखुर झील या ओक्सबो या छाड़न झील का उदाहरण है। जबकि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की जो झील है वो है गोविंद सागर। गोविंद सागर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है, हिमाचल प्रदेश के अंदर। और नदी का नाम है सतलज। तो इसको और ध्यान में रखना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। आपने इस सवाल को सीख लिया होगा। ठीक है, हाँ सोनू कृष्णिया, जिनके सामने लिख रखा वही उसका उत्तर है, बिल्कुल। ठीक है बेटा, तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं अगला सवाल आपका क्या है। देखो आज की कक्षा का हमारा अंतिम सवाल है, भावनगर व दीव के मध्य। देखो ये द्वीप नहीं है, ये द्वीप नहीं है, ये दीव शब्द है। दीव, दमन दीव, दमन दीव होता है ना, दमन दीव, वो दीव है ये। तो भावनगर और दीव के मध्य विस्तृत तटीय मैदान को क्या कहते हैं। देखो जैसे आपका ये गुजरात है, इस प्रकार से भारत है। यहां एक स्थान है बेटा इस गुजरात के दक्षिण में, जस्ट अरब सागर के अंदर, इसका नाम है दीव। दीव। और बेटा यहां पर है आपका भावनगर, यह है आपका भावनगर। भावनगर भी गुजरात में आता है। और दमन दीव एक केंद्र शासित प्रदेश होता है, ये तो आप जानते ही हो। तो अब देखो सवाल यहां पर यह है कि ये तो दीव हो गया यहां पर, तो और ये हो गया आपका भावनगर। तो इन दोनों के बीच में यहां पर ये जो तटीय मैदान फैला है, ये वाला तटीय मैदान, इस तटीय मैदान को क्या कहते हैं, यही सवाल है। तो बताओ इसका उत्तर क्या होगा भाई। ऑप्शन आप लोगों के सामने है ही, इसके बारे में पूछ रहा है। इसको क्या कहते हैं कि भावनगर गुजरात में है, दीव आपके अरब सागर के अंदर है, और यहां जो ये तटीय मैदान फैला हुआ है इसको क्या कहते हैं, ये आपको बताना है, जो भावनगर और दीव के बीच में है। तो काफी विद्यार्थी यहां उत्तर दे रहे हैं। कावोद सिक्कर में भी तो है, कावोद नहीं है बेटा, वो है कोछोर। कौन सी है, कोछोर है सिक्कर में। कावोद तो आपकी जैसलमेर में है। सुमन, कावोद झील आपकी जैसलमेर में है, सिक्कर में कोछोर है। ठीक है, तो बताओ इस सवाल का उत्तर क्या होगा। आज की कक्षा का हमारा यह अंतिम सवाल है। फटाफट बताएं। तो देखो मैं बता ही देता हूं, आपको समय लगेगा। यहां ये जो तटीय मैदान है ना बेटा, इसका नाम है आपके काठियावाड़ तट। कौन सा तट है, काठियावाड़।
तो ये जो तटीय क्षेत्र है इसका नाम है काठियावाड़। ठीक है भाई, काठियावाड़ इसका नाम है, याद रखेंगे आप सभी लोग। और कनारी तट, मालाबार तट और कोंकण तट। जब आप गुजरात से आ जाओगे गोवा तक, गुजरात से गोवा, तो यहां नाम लिख देता हूं गोवा। ये जो तटीय मैदान होता है इसको कहते हैं अपन कोंकण तट। कोंकण तट, गुजरात से गोवा तक। ठीक है, और गोवा से आप चले जाओ कहां पर, मंगलोर। मंगलोर, तो गोवा से मंगलोर के बीच में जो तटीय मैदान है उसे कहते हैं कन्नड़ या कनारी तट। कन्नड़ या कनारी तट। और सबके बाद में आप यहां आ जाओ, मंगलोर से कन्याकुमारी, यहां आ गए कन्याकुमारी। तो मंगलोर से लेकर कन्याकुमारी के बीच में जो तटीय मैदान है ये वाला, इसको कहते हैं मालाबार। क्या कहते हैं, मालाबार तट। तो इस प्रकार से ये बाकी जो ऑप्शन है वो है, और यहां आपके सवाल का जो उत्तर है वो क्या है, काठियावाड़ तट। तो ठीक है, ये आज की कक्षा के हमारे 20 सवाल थे जिनके ऊपर अपन ने डिस्कस किया। तो अब तक हमने लगभग 65 सवाल भारत के भौतिक प्रदेश से संबंधित डिस्कस किए, बहुत ही शानदार तरीके से। आपको पढ़ने में बहुत आनंद आ रहा होगा, मेरे को ये अनुभव है। और कल सोमवार को, कल तो अपनी जो है अवकाश रहेगा, सोमवार को वापस 6 बजे हम भारत के भौतिक प्रदेश का अंतिम जो लेक्चर है, अंतिम जो 20 सवाल हैं उस पर डिस्कस करेंगे, बचे हुए सारे सवालों के ऊपर। और फिर नया टॉपिक शुरू करेंगे, भारत के भूगोल का टॉपिक होगा भारत के राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव अभ्यारण्य। ये अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। तो काफी दिलचस्प टॉपिक है, बहुत सारे सवाल उससे परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं, और देखते हैं आप उस टॉपिक के कितने सवालों को सही कर पाते हैं। ठीक है बेटा, तो आज के लिए नमस्कार।